एज अ प्रोफेशनल बेकर पिछले 7 साल से मैं बेसिक ब्रेड से लेकर के एडवांस ब्रेड्स बनाती आ रही हूँ, मार्केट में सेल करती आ रही हूँ। और इतने साल के एक्सपीरियंस में एक स्टेप है जो कभी मैं नहीं भूली हूँ करना, और जिसके बिना कोई भी ब्रेड एकदम अधूरी है। आपको लग रहा है कि आपकी ब्रेड बहुत अच्छे से बेक हो गई है, लेकिन वो एक स्टेप बहुत बहुत जरूरी है। और ये एक स्टेप में मैंने अपनी एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा हासिल कर ली है, क्योंकि इतने सालों में मैंने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ये जाना है कि ये मेथड किस ओवन में कैसे काम करता है। और उस मेथड का नाम है स्टीमिंग मेथड। स्टीमिंग मेथड के वीडियोस आपको इंटरनेट में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, मैं ये जानती हूँ। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टीमिंग मेथड क्या होता है, आपके ओवन में किस तरीके का स्टीमिंग मेथड काम में आएगा, सावरडो ब्रेड के लिए किस तरीके का स्टीमिंग मेथड यूज करना चाहिए, डच ओवन चाहिए कि नहीं चाहिए सावरडो ब्रेड के लिए, बेसिक ब्रेड के लिए हमें किस तरीके का स्टीमिंग मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैंने आज इस वीडियो में एक ही रेसिपी से अलग अलग स्टीमिंग मेथड जो है करे हैं, और उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग अलग आए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे सामने 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, जो कि मेरी सावरडो ब्रेड है। और आपको देखने में लग रहा होगा कि ये राइस हो गई है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये उतनी परफेक्ट नहीं बनी है, क्योंकि जिस स्टीमिंग मेथड से मैंने इसको बनाया है वो स्टीमिंग मेथड मेरे ओवन में काम नहीं करता है। अब इसमें शायद आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा जो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पर एक चीज आप देख सकते हैं कि जब आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये जो है ना, ये प्रेस हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कच्चा मैदा या हमारा कच्चा आटा होता है ना, उस तरीके से ये चिपक रहा है। तो इस तरीके से हमारी ब्रेड में नहीं होना चाहिए, जबकि ये राइस अच्छे से करी है। और इसका आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपके सामने वीडियो में दिखा रही हूँ, और इसमें आपको एक नीचे की तरफ लाइन देखने को मिल रही होगी, जिसका मतलब ये है कि ये ब्रेड अभी और ज्यादा राइस हो सकती थी, इसके क्रम्स और ज्यादा ओपन हो सकते थे, लेकिन स्टीमिंग मेथड गलत था। इस वजह से ये ब्रेड जो है उतनी राइस नहीं हुई और कच्ची कच्ची देखने में लग रही है। ये सावरडो ब्रेड्स के मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बेसिक ब्रेड्स में भी ये सब चीजें काम आने वाली है, जो कि मैं आपको भी बताने वाली हूँ। और ठीक इसके ऑपोजिट जब आप एक वीडियो में देखेंगे कि एक ब्रेड जो कि सावरडो मैंने बनाई है, उसके ओपन क्रम्स है, बहुत अच्छे से राइज हुई है, और ये वाली लाइन जो अभी आपने लास्ट वीडियो में देखी थी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्टीमिंग मेथड है एकदम परफेक्ट है और मेरे ओवन में वो काम करता है। तो स्टीमिंग मेथड सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि होता क्या है, उसके आगे मैं बाकी चीजें बताऊंगी। अगर आप ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड बनाने में इंटरेस्टेड है, सीख रहे हैं, तो ये वीडियो मैं आपको राय दूंगी कि प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। तो स्टीमिंग मेथड क्या होता है? स्टीमिंग मेथड का मतलब है कि अवन के अंदर हमें मॉइस्चर क्रिएट करना होता है। अब प्रोफेशनल अवन्स में या बेकरीज में ये वाला जो स्टीमिंग प्रोसेस है पहले से ही अवन्स के अंदर होता है, क्योंकि उनके जो अवन्स है इस तरीके से डिजाइन किए गए होते हैं। लेकिन घरों के अंदर अवन्स में हमें ये वाला जो एटमॉस्फेयर है क्रिएट करना पड़ता है, जिसके के लिए अलग अलग स्टीमिंग मेथड्स आपने वीडियोज में देखे होंगे, ठीक है। अब स्टीमिंग मेथड क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इतना उसके बिना ब्रेड आपकी अच्छी बन ही नहीं सकती। अगर आप बनाते आ रहे हैं तो उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। ब्रेड बनाते हुए आप जानते हैं कि ईस्ट तो डलता ही डलता है, और ईस्ट के साथ जब शुगर डलती है तो ईस्ट उस शुगर को खा करके CO2 रिलीज करना शुरू कर देता है, और CO2 यही वाली CO2 हमारे ब्रेड को राइज करने में हेल्प करती है। तो आप अपने अवन को जब प्री हीट करने के लिए रखते हैं, या जब अपने गर्म अवन में ये वाला डो डालते हैं, आपको जब लगता है कि आपकी ब्रेड अब तैयार है बेक होने के लिए, जो जो उसको हीट मिलती है उसकी वजह से हमारे जो डो है वो इससे पहले कि CO2 अपना जो है राइज करे हमारे डो को या एक्सपेंड कर पाए हमारी ब्रेड को, उससे पहले ही उसके ऊपर जो है क्रस्ट आने लगता है। तो ये क्रस्ट जो है एक्सपेंड करने के प्रोसेस को रोक देता है। तो इसीलिए स्टीम क्रिएट की जाती है ओवंस में, ताकि हमारे ब्रेड को या CO2 को इतना ज्यादा मौका मिल सके कि ये अच्छे से एक्सपैंड हो सके, और फिर जब वो अच्छे से एक्सपैंड हो जाए तब उसके ऊपर क्रस्ट आना शुरू हो। तो ये सारा जो है प्रोसेस, ये स्टीमिंग मेथड हमारा करता है, जो कि बहुत 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 जरूरी होता है। अब हर अवन में स्टीमिंग मेथड एक जैसा काम नहीं करता है, क्योंकि हर अवन में आप सोचे कि जो आपका कन्वेक्शन अवन है उसके अंदर आप वो वाला स्टीमिंग मेथड यूज करें जो आपके OTG में चल रहा है, जिसमें कि हमारी कॉइल्स दिखती हैं दोनों ऊपर और नीचे की तरफ। तो ऐसा नहीं होता है, आपका रिजल्ट वो नहीं आएगा। ये मैं इसलिए आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बहुत तरीके के स्ट्रीमिंग मेथड्स अपनाए हैं वीडियोस देख देख के, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि बहुत सारी चीजें उन वीडियोस में वो लोग मिस कर जाते हैं, और नहीं बताना चाहते मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं वो मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं आता है। और मैंने बहुत सारी ब्रेड्स खराब करने के बाद तब ये जाना कि कौन सा स्टीमिंग मेथड किस अवन में कैसे काम में आएगा। तो अब
अवन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जनरली 2 तरीके के अवन्स आते हैं, मैं माइक्रोवेव की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। एक अवन होता है कन्वेक्शन अवन, जिसके अंदर कि हमारा फ़ैन मौजूद होता है, कभी 1 होता है, कभी 2 होता है। जैसे कि मेरे अवन में 2 फ़ैन्स हैं, क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशनल अवन है, बहुत बड़ा अवन है, उसके अंदर 25 से 26 या 30 ब्रेड्स एक बारी में बन जाती है। एक कन्वेक्शन अवन वो भी होता है जिसके अंदर हमारा फ़ैन भी होता है और हमारा हीटिंग एलिमेंट ऊपर की तरफ दिख भी रहा होता है, लेकिन मतलब उसके अंदर फ़ैन तो फिर भी होता ही होता है, ठीक है? और एक होता है हमारा ओटीजी, जिसके अंदर की हमारी जो कॉइल है वो एक्सपोज्ड होती है ऊपर और नीचे। जब आप इसको गर्म करने के लिए रखते हैं ओटीजी को, तो वो एकदम से रेड कलर की हो जाती है। तो इन दोनों ओवन्स में या ओटीजी में या ओवन में स्टीमिंग मेथड बिल्कुल अलग काम करेगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ओटीजी की, ठीक है? अगर ओटीजी में आप बना रहे हैं, मैं बेसिक ब्रेड और सावरडो ब्रेड दोनों के एग्जांपल्स दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा बेसिक ब्रेड, मान लीजिए आप एक सैंडविच लोफ बना रहे हैं, उसको आपने अपने मोल्ड में डाला हुआ है और आप उसको बेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमेशा अच्छी स्टीमिंग मेथड के लिए डो को हमेशा अच्छे से फ्रिज के अंदर रखा जाता है, पर ये बात किसी वीडियो में नहीं बताई गई है, ये मैंने खुद कर करके जानी है। आप मान लीजिए आपको अब लग रहा है कि आपका डो तैयार है ओवन में रखने के लिए, तो आप उसको पहले हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स के लिए आप इसको जो है अपने फ्रीजर में रखेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। क्योंकि जब ठंडा डो हमारे गरम अवन के अंदर जाता है और बाकी चीज़ें जो आगे आपको मैं बताऊँगी, उसकी वजह से ये वाला ठंडा डो बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर पाता है एकदम से जब इसको गर्मी मिलती है तो। तो आपने अपने डो को जो है फ्रीज़र में रख दिया उतनी देर के लिए जितनी देर में आपका अवन जो है प्रीहीट हो रहा है। प्रीहीट का मतलब आप जानते हैं कि उसको उतनी टेम्परेचर पर लेकर आना जितने टेम्परेचर पर वो आपको प्रोडक्ट बेक करना है। मान लीजिए कि ब्रेड है आपको 180 या 200 डिग्री सेल्सियस पर बेक करनी है, तो आप उसको देखेंगे कि आपका अवन कितनी देर में वो टेम्परेचर तक पहुंचता है। आप चाहे तो उसको आधे घंटे के लिए भी, मतलब अपना जो ओटीजी है वो बाद में प्रीहीट करने के लिए रखें, उससे पहले भी आप आधे घंटे के लिए अपने डो को जो है फ्रीजर के अंदर रख सकते हैं। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स काफी होता है फ्रीजर में रखने के लिए। फिर आपने अपने ओटीजी को प्रीहीट करने के लिए रख दिया और ओटीजी को प्रीहीट करने के वक्त में आपने उसके अंदर एक ट्रे रखी, जिसके अंदर कि हम आइस क्यूब या गर्म पानी डालने वाले हैं स्टीम क्रिएट करने के लिए, और एक और मोल्ड एक्स्ट्रा रखा गर्म करने के लिए, जिससे कि आप उसको कवर करेंगे। अब ये कैसे काम करता है, आप इसका रिजल्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब आपको लगे कि आपका जो ओटीजी है वो उस टेम्परेचर पर पहुंच गया है जहाँ पे इसको बेक करना चाहिए, तो आप अपना डो फ्रीजर से निकालेंगे और फ्रीजर से निकालने के बाद उस पे एक पानी का स्प्रे करेंगे। जो हमारे बार्बर्स यूज करते हैं ना हेयर कट करते हुए, वो एक स्प्रे बॉटल रखते हैं, तो उस तरीके का बॉटल आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। आप उसको दूर से स्प्रे करेंगे, एकदम पास से नहीं करेंगे कि ये ना कि एकदम से डो वेट हो जाए। तो थोड़ा सा दूर से करेंगे ताकि एक उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए आपके डो में। और फिर इस मोल्ड को आप जो है अपने दूसरी ट्रे में रखेंगे जिसमें आपने इसको बेक करना है। उस ट्रे में नहीं रखेंगे जिसमें आपने पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ है ट्रे और वो एक्स्ट्रा मोल्ड। और फिर डो को रखने के बाद आप फटाफट से उसके अंदर गर्म पानी डालेंगे उस ट्रे के अंदर जो खाली ट्रे हमने पहले से रखी हुई थी, या आइस क्यूब्स 6 से 7 डाल देंगे। और आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एकदम से अगर आप यूज टू नहीं है ये करने के, तो हो सकता है कि आपका हाथ जल जाए, तो ग्लव्स पहन के ये काम कीजिएगा। जब आपने आइस क्यूब डाल दी या गर्म पानी एकदम से डाल दिया, तो आपने जो अभी प्री हीट करने के लिए मोल्ड रखा है, उस मोल्ड से आप अपने ब्रेड वाले मोल्ड को ढक देंगे और आप देखेंगे कि जब आप इसको निकालेंगे मोल्ड को, आप देखेंगे आपकी ब्रेड कितने अच्छे से एक्सपैंड हो गई है। और जब भी हम स्टीमिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं अपने ओवन या ओटीजी में, तो 15 मिनट से 20 मिनट का टाइम देते हैं मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए, उससे पहले हमें नहीं निकालना चाहिए। मैं अपने अवन की बात कर रही हूँ, हो सकता है आपके अवन में 12-15 मिनट हो, थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एक दो बारी। तो 15 मिनट तो कम से कम आपको उसको ढक करके रखना है। जब आप 15 मिनट के बाद उसको उठाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो ब्रेड है बहुत अच्छे से एक्सपैंड हो गई है। अब एक्सपैंड होने के बाद अब उस कवर की भी जरूरत नहीं है, और जो हमने ट्रे हमने रखी थी गर्म पानी की या आइस क्यूब्स की, उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये मॉइस्चर रहेगा तो इसके अंदर जो है ऊपर क्रस्ट अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो आप ये हटा देंगे और उसको तब तक बेक होने देंगे जब तक कि उसकी क्रस्ट बहुत अच्छे से डार्क ब्राउन कलर में नहीं आ जाती। और जैसी हो जाएगी, आप उसको अवन से या ओटीजी से अपनी ब्रेड को निकालेंगे और ठंडा होने पर उसको कट करके देखेंगे, तो आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे कि आप बिना स्टीमिंग मेथड के और जब स्टीमिंग मेथड के साथ बना रहे हैं, तो जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे सावरडो ब्रेड्स की। सावरडो ब्रेड्स के लिए जनरली हमें जो है डच अवन चाहिए होते हैं, जो कि बहुत महंगे होते हैं, 5 से 6 हज़ार के भी आते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, जो ओटीजीज है इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर फैन नहीं है,
तो मैं आगे फ़ैन से कैसे स्टीमिंग मेथड एकदम अलग हो जाता है वो मैं आगे बताऊँगी। तो इस वाले ओवन में या ओटीजी में यही वाले मेथड से आप जो है अपना सावरडो ब्रेड बेक कर सकते हैं। आपको इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खूब सारा इसके अंदर गरम पानी और आइस क्यूब्स जो है डाल दीजिए, दोनों में से कोई भी एक चीज़, और उसको बेक होने दीजिए, क्योंकि स्टीम जो है क्रिएट होने लग जाएगी और इसके अंदर हवा कुछ नहीं है, तो ट्रैप रहेगी हमारी स्टीम इस ओटीजी के अंदर। और वही 15 से 20 मिनट बाद जब आपको लगे कि आपकी सावरडो एक्सपैंड हो गई है, क्योंकि आप इसको देख पाएंगे इसमें कुछ कवर नहीं किया हुआ है, तो वो ट्रे निकाल दीजिए जैसे एक्सपैंड हो जाए, और एक्सपैंड होने के बाद उसको ट्रे निकालने के बाद आप उसको फिर से उतनी देर तक बेक करेंगे जब तक कि इसके ऊपर क्रस्ट ना आ जाए। तो ये हमारी बात होगी ओटीजी की। अब हमारी बात आती है जो हमारे कन्वेक्शन ओवन है, जिसके अंदर चाहे एक फैन है चाहे दो फैन है, चाहे एक फैन के साथ उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट एक्सपोज्ड है या नहीं है, डिपेंड करता है किस तरीके का ओवन। लेकिन कन्वेक्शन ओवन जिसमें फैन है उसमें एकदम अलग स्टीमिंग मेथड काम में आएगा, क्योंकि अगर हम ये वाला मेथड उस कन्वेक्शन ओवन में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो फैन का प्रेशर है, उसके फैन से जो हवा आएगी उसके प्रेशर से वो सारा जो स्टीम क्रिएट हो रही है वो एकदम से उड़ जाएगी और बिल्कुल भी काम में नहीं आएगी। तो बेसिक ब्रेड के लिए मैं बात कर लेती हूँ। बेसिक ब्रेड के लिए तो आप सेम मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कन्वेक्शन ओवन में भी। आपको ब्रेड को वही फ्रीजर में रखना ज़रूरी है, और अपने ओवन को कम से कम आधा घंटा प्री हीट करने के लिए इसको ज़रूर रखेंगे जब हम ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और वही आइस क्यूब्स या जो हमारा गर्म पानी ये वाला इस्तेमाल करेंगे और उसको ढकेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है। लेकिन सेम मतलब ओटीजी वाला चलेगा। लेकिन अगर आप इसमें सावरडो या कोई ऐसी ब्रेड बना रहे हैं जो खुली हुई है, ठीक है, जो किसी मोल्ड में नहीं है, तो उसके लिए बिल्कुल अलग मेथड काम में आएगा। मान लीजिए जैसे सावरडो ब्रेड की मैं एग्जांपल लेती हूँ। तो सावरडो ब्रेड के लिए हमें डच ओवन चाहिए होगा ऐसे कन्वेक्शन ओवन के लिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही अपनी सावरडो ब्रेड रख दूंगी तो हवा जैसे कि मैंने बताया उड़ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कोई भी हमारा कास्ट आयरन का बर्तन हर किसी के घर में आजकल होता ही होता है, तो कास्ट आयरन का कोई भी पैन जो कि फ्लैट है, जिसका सरफेस फ्लैट है, कोई इसमें कर्व नहीं है, वो लेंगे, उसको प्री हीट करने के लिए रखेंगे ट्रे में, और उसके साथ ही कोई भी एक पतीला या कोई भी स्टील का डोंगा, बर्तन, भगोना जो भी है उसको भी गर्म होने के लिए रख देंगे। कास्ट आयरन का जो पैन है वो, और बर्तन जिससे हमें ढकना है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अक्सर मैंने ये गलती करी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए अगर आपका सावरडो ब्रेड जिसमें आपने डाली है उसको प्रूफ करने के लिए, फाइनल प्रूफिंग के बाद मान लीजिए उसका इतना डाया है और आप इतने ही साइज का उसका बर्तन लेंगे ढकने के लिए, तो ये बहुत खतरनाक काम हो जाएगा, क्योंकि सावरडो ब्रेड थोड़ा सा उसका डो थोड़ा सा लूज होता है, जबकि फ्रीजर में रखने के बाद थोड़ा सा सेटल हो जाता है। फिर भी जब आप उसको बिना मोल्ड के रखेंगे तो थोड़ा सा वो फैल सकता है। तो अगर आप बर्तन उसके बराबर रखेंगे या उससे छोटा लेंगे तो आपका सारा डो जो है प्रेस हो जाएगा। इसीलिए हमेशा बर्तन ढकने वाला उससे बड़ा लेंगे, ताकि अगर वो फैल भी जाए डो तो फिर भी वो कवर कर पाए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। मैंने 2 से 4 बारी ये वाली गलती करी है और मेरी ब्रेड बहुत खराब हुई है। तो आप दोनों बर्तन को गर्म होने के लिए रखेंगे और आइस क्यूब्स अपनी तैयार रखेंगे। गर्म पानी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा आइस क्यूब्स वाला काम बहुत अच्छे से काम कर गया था। इसके साथ मैंने क्या किया कि फ्रीजर में रखा था डो, और उसके बाद जब उसको निकाला तो एक बार स्प्रे किया, जैसे कि हमने ओटीजी वाले में भी किया था। स्प्रे करने के बाद मैंने उसको उस बेस के ऊपर, कास्ट आयरन के बेस के ऊपर रखा, और ढकने से पहले मैंने उसके बराबर में ही थोड़ी सी आइस क्यूब रख दी। तो क्या हुआ कि अब आइस क्यूब्स भी अपने एकदम से गर्म में जब जाएगी तो एकदम से स्टीम क्रिएट करेगी, और साथ ही में उसको ट्रैप करने के लिए, क्योंकि अगर मैं उसको कवर नहीं करूंगी तो उस आइस क्यूब का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो उसको मैंने उस पतीले से ढक दिया, जिसकी वजह से वो अंदर स्टीम क्रिएट हो गई। गरम ठंडा सब मिक्स हुआ तो अच्छे से क्रिएट होगी। और जब मैंने वो पतीले को हटाया तो आप देख ही सकते हैं कि ब्रेड जो है कितने अच्छे से एक्सपैंड हुई है, कितने अच्छे से राइज करी है, जो कि बिना ढके पॉसिबल नहीं है, और बिना डच ओवन के हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और वही जैसे ही आपको लगे कि आपकी ब्रेड 20 मिनट तो आपको रखना ही रखना है, 20 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद अपने बर्तन को आप हटाएंगे और उसको फिर से जो है क्रस्ट आने तक ब्राउन करेंगे, और ब्राउन करने के बाद उसको आप निकाल देंगे और ठंडा होने पर कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही ओटीजी और ओवन, हमारे कन्वेक्शन ओवन में डिफरेंट मेथड्स काम करते हैं। और मैंने आपको फ्लैट डो भी दिखा दिया किस तरीके से राइज किया वो अंदर जाने के बाद, और मैंने अब बिना डच ओवन के स्टीमिंग मेथड से कैसे
जुगाड़ से, देसी जुगाड़ से हम अपनी ब्रेड को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश तो करी है कि मैं अपनी इतने सारे सालों की जो गलतियाँ हैं और जो एक्सपीरियंस है या जो निचोड़ है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे अभी भी ना उतनी डिटेल में चीज़ें नहीं बताते हैं। मैं तो जुनूनी कह सकते हो कि मैं अगर खाने की कोई भी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो जब तक वो परफेक्ट नहीं हो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। तो इस वज़ह से मैं इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाई, जबकि जब भी मेरी ब्रेड खराब होती थी, सावरडो ब्रेड, मुझे बड़ा दुःख होता था। आप जानते हैं कि उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। पर मैंने गिव अप नहीं किया जब तक मेरे को लगा कि मैं जब तक सही प्रोसेस नहीं ढूँढ लूँगी ना तब तक मैं छोड़ूँगी नहीं। तो फाइनली वो प्रोसेस मुझे पता चल गया है और इसी प्रोसेस के ज़रिए मैं अपनी ब्रेड्स बनाती हूँ, चाहे सावरडो हो, चाहे बेसिक ब्रेड हो, और वही प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट आप ब्रेड पर कौन-सा वीडियो देखना पसंद करते हैं या करेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे ते तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और बाय-बाय।